Hi everyone. So today we are going to do line graph basic structure part 2. So let's move. Okay, so this was a question which we discussed earlier. You very well know that we are going to discuss how to write that particular line graph in a form of an answer. So we'll see how to write the introduction, we'll see how to write body paragraph 1 and how to write the overall. So let's see. You already know that 3 to 4 paragraphs are required and 20 minutes needs to be spent on writing task 1 and 40 minutes on task 2. So let's move. So introduction. We have already seen the graph. The given line graph depicts the number of cases of X disease in Somland between 1960 and 1995. So this is our graph and we have already seen this. We have already discussed this. So you can see that what our introduction is saying. Our introduction is saying that the graph shows the incidence of diseases. These are the incidence of diseases and place we have taken as Somland and these are the number of cases. इसलिए हमने introduction में क्या लिखा? Introduction कुछ इस तरह था. The given line graph का मतलब होता है दिया हुआ line graph. Depict करता है मतलब दिखाता है. अपने आप से क्वेश्चन पूछिए क्या दिखाता है? नंबर ऑफ केसेस. किसके? कोई भी डिजीज, इसमें एक्स डिजीज लिखा हुआ है, एक्स डिजीज. फिर आएगा प्लेस इन सोमलैंड और टाइम पीरियड क्या है? बिटवीन 1960 एंड 1995. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट पहले प्लेस आएगा, दैट इज सोमलैंड, फिर ईयर आएगा. अपने आप से हमेशा पूछिए गिवन लाइन ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्स डिजीज इन सोमलैंड. लेट्स मूव अहेड. इंट्रोडक्शन इज क्लियर. इंट्रोडक्शन में यही आता है कि ग्राफ ने क्या दिया हुआ है और अगर प्लेस है तो प्लेस और ईयर है तो ईयर. सो नाउ लेट्स सी द ग्राफ इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थरली कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, कैसे हमारा पैराग्राफ फ्रेम होगा. लेट्स सी दैट. सो दिस इज द ग्राफ इन फ्रंट ऑफ अस. तो हमने सबसे पहले बात की कि 1960 में हम बात किसकी कर रहे हैं? नंबर ऑफ केसेस की. तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. सो नंबर ऑफ केसेस 100 थे. यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ केसेस कितने थे? नंबर ऑफ केसेस 100 थे. तो सबसे पहले लाइन ग्राफ में हमेशा ध्यान रखो कि पहला ईयर और लास्ट ईयर के फिगर्स जरूर आने चाहिए और बीच में जो भी चेंजेस यू हैव विटनेस्ड यू हैव टू टेल अबाउट दैट. सो ये हमारा केसेस हैं कि 1960 में नंबर ऑफ केसेस 100 थे. उसके बाद हमने पहले भी डिस्कस किया था केसेस स्टेबल रहे मतलब स्थिर रहे, एक ही जगह पर रहे. उसको हम क्या बोलेंगे? पहले तो स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 100 है ना. उसके बाद ये 100 पे ही है. आप 1960 में बात कर ले तो 100 पे ही है. उसके बाद हमने देखा ये नंबर धीरे धीरे बढ़ा है. आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि ये जो नंबर था वो 1965 में भी सेम रहा, अगर आप चाहें तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है. उसके बाद हम बात करेंगे कि दैट नंबर रोज स्टेडिली. इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. स्टेडिली मतलब धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूसली. तो कौन बढ़ा धीरे धीरे कंटिन्यूसली? नंबर ऑफ केसेस. बार बार हम नंबर ऑफ केसेस रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ हमने क्या लिखा? दैट नंबर बढ़ा. पहले हम बताएंगे बढ़ा. अच्छा, रोज क्यों है? क्योंकि रोज राइज का सेकंड फॉर्म है और आपको पता है जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं या टास्क 1 की बात करते हैं तो क्या आता है? एग्जैक्टली वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो राइस का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है रोज. तो जब भी आप पास्ट टेंस लिखें तो हम राइस की जगह रोज लिखेंगे, राइस नहीं लिखेंगे. और रोज पहले तो आप बताइए वो नंबर बढ़ा और फिर बताइए कैसे बढ़ा? स्टेडिली. कितने पर? टू 200. तो यहाँ पे ये नंबर 200 पर धीरे धीरे बढ़कर पहुंचा. उसके बाद क्या हुआ? ये कैसा इंक्रीज है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. शार्पली. एंड देन मतलब फिर. ये एक अच्छा कनेक्टर है जो आपको अपने राइटिंग टास्क 2 में यू शुड श्योरली इंक्लूड. तो हमने क्या बोला?
देन मोर शार्पली टू 500, उस मोर शार्पली मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, एंड देन इट इंक्रीज्ड मोर शार्पली टू 500। टू का मतलब है इतने पर बढ़ गया। हम इंग्लिश में इसमें टू का यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। देन मोर शार्पली टू 500, या आप लिख सकते हैं एंड देन इट इंक्रीज्ड शार्पली एंड रीच्ड 500। क्या लिख सकते हैं? इट इंक्रीज्ड sharply and reached 500। तो आप चाहें तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं जो ये लाइन है, एंड देन मोर शार्पली टू 500 in 1977। तो आप क्या लिख सकते हैं? दैट नंबर इंक्रीज शार्पली एंड रीच्ड 500। उसके बाद एट दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट पर द नंबर ऑफ केसेस रिमेन स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर। क्या स्टेबल रहा? नंबर ऑफ केसेस। तो इसलिए हम बोलेंगे द नंबर ऑफ केसेस रिमेन्ड मतलब रहा। रिमेन्ड फिर से वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ईडी लग गया। मेन वर्ड रिमेन होता है, सेकंड फॉर्म रिमेन्ड होता है। हमने कहा केसेस रहे, क्या रहे? स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब सेम रहे, तो ये आपका स्टेबल हो गया। Until 1984, 1984 ये आपका बीच का आ रहा है। 1984 तक ये यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करें तो 1984 तक ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये स्टेबल रहे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बिफोर प्लमिटिंग। प्लमिटिंग मतलब होता है तेजी से गिरना। तो बिफोर का मतलब के पहले, गिरने के पहले। तो हम क्या लिखेंगे? बिफोर प्लमिटिंग टू 0 बाय 1988, है ना? 1988 की बात, सॉरी यहाँ है बिफोर प्लमिटिंग टू 0। ये 1988 में ऑलमोस्ट, आप 1990 भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1990 तक वो 0 पर पहुंच गया। और हम ये भी कहेंगे 1990 से लेकर या 1988 से लेकर 1995 तक सोमलैंड वॉज फ्री ऑफ द डिजीजेस। इसका क्या मतलब है? आप देखिए केसेस कितने पर पहुंच गए? 0। 0 मतलब अब कोई भी बीमार नहीं है। कोई भी बीमार नहीं है मतलब सोमलैंड वॉज फ्री ऑफ द डिजीज। वॉज क्यों आया? क्योंकि सोमलैंड सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज लिखा। हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि हम बोल रहे हैं फ्री था या वॉज फ्री ऑफ द डिजीज। तो जरूरी नहीं कि हम हर बार ये लिखें 0 पर पहुंच गया, इट रीच 0। हम ये भी लिख सकते हैं कि केसेस खत्म हो गए तो इट रीच 0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड तो ये डोंट गो फॉर वर्ड लिमिट हियर। ये इट इज नॉट अ फुल फ्लेश्ड आंसर। ये आंसर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि हमें कैसे इन वोकैब्स को यूज करना चाहिए जो आपके सामने है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी व्हाट विल बी दी ओवरऑल हियर। ओवरऑल मतलब अब हम इसका जस्ट इसकी समरी निकालेंगे। ओवरऑल ग्राफ दिखाता है, क्या दिखाता है? डिजीज वॉज इंक्रीजिंगली प्रिविलेंट। प्रिविलेंट मतलब इसकी मौजूदगी काफी ज्यादा थी 1980s तक। अंटिल मतलब तक। व्हेन इट वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम सोमलैंड, जब वो मतलब 1980s, अंटिल द 1980s तो बहुत ज्यादा थी। उसके बाद वो सोमलैंड से इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से जड़ से खत्म होना, क्योंकि 0 पहुंच गया एंड 0 मीन्स खत्म। तो इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना। सो ग्राफ ओवरऑल हमेशा इस तरह ही आता है, या तो अगर 2-3 चीजों के बारे में होता, 3 डिजीज होते तो हम ये बताते कौन से डिजीज का नंबर बढ़ गया, कौन से डिजीज का नंबर गिर गया। मतलब आप फिगर्स ओवरऑल में, या आई नीड टू टेल यू दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो फिगर्स इन ओवरऑल। ओवरऑल में हम कोई भी फिगर्स नहीं डालेंगे, हम सिर्फ ओवरऑल ट्रेंड बताएंगे कि ऐसा लास्ट में हुआ या शुरू में केसेस काफी ज्यादा थे। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, तो हम बोलेंगे इनिशियली द नंबर ऑफ केसेस वाज सर्टेनली हायर बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के बीतने के साथ साथ सोमलैंड वॉज एबल टू कंट्रोल द नंबर ऑफ diseases. Someland was able to bring number of cases to 0. हिंदी में से क्या कहेंगे? अनडाउटेडली शुरू में केसेस काफी ज्यादा थे, इनिशियली मतलब शुरू में, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिजीज
सोमलैंड से कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया. दिस डिजीज completely eradicated from Somland. I hope the concept is clear to you and you will be able to write this. तो हमने क्या क्या vocab सीखी? Plummet मतलब तेजी से गिरना. Rose steadily, rise का second form rose, steadily मतलब धीरे धीरे लेकिन लगातार. Rose sharply, तेजी से बढ़ना. Remain stable, stable रहना, constant रहना, स्थिर रहना. Stood at जब हमें बताना है कि फिगर इतना था. 1981 में केसेस इतने थे, तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? केसेस वर इतना, लेकिन अब हम बोलेंगे स्टूड एट. प्रिविलेंट मतलब वहां पे प्रिवेल करता था, मौजूद था. तो आई होप अगेन द थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड यू विल बी एबल टू राइट लाइन ग्राफ in a proper manner. Soon I'll share with you some more videos related to line graph. Till then, keep on working, keep on learning. Happy learning.